हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ एक और बेहद ही खौफनाक कहानी लेकर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई पैरानॉर्मल घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रहे मेरे नंबर या फिर मेरी इंस्टा आईडी के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरीज सुनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज एक अर्निंग ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। इस ऐप का नाम है रमी नोबल। इस गेम के जरिए आप डेली 500 से 2000 रुपये कमा सकते हो। इस गेम के अंदर आपको कई सारे मिनी गेम्स मिल जाते हैं जिन्हें खेलकर आप पैसे जीत सकते हो और आप उन्हें विड्रॉ भी कर सकते हो अपने पेटीएम या फिर यूपीआई के थ्रू। इसके अलावा जब आप गेम को डाउनलोड करके अपने नंबर से इसमें रजिस्टर करोगे तो आपको 41 रुपीज का बोनस भी मिलेगा, जिससे आप अपना फर्स्ट गेम खेल सकते हो। अब मैं आपको इसमें एक गेम खेल के दिखा देता हूँ। गेम खेलने के लिए डिपॉजिट भी आप पेटीएम या यूपीआई किसी भी ऐप के थ्रू कर सकते हो। अब मैं खेल रहा हूँ अपना फेवरेट गेम ड्रैगन वर्सेस टाइगर। इस गेम में आपको प्रेडिक्शन करनी होती है और ये देखिए, ये मैं जीत भी गया। अब ये अमाउंट हमारे वॉलेट में क्रेडिट कर दिया गया है और इसे मैं आसानी से विड्रॉ भी कर सकता हूँ। इस गेम में आपको मिल जाता है एक रेफर एंड अर्न प्रोग्राम, जिसके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हो। रही बात विड्रॉल की, तो ये देखिए मैं किस तरीके से अपने पैसे को विड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपने यूपीआई की डिटेल्स फिल कर दिए हैं और मैं 1500 रुपये विड्रॉ करने जा रहा हूँ और ये पैसा अब अगले 5 मिनट में मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और ये रहा प्रूफ के तौर पे मेरा पेमेंट का स्क्रीनशॉट। अगर आप कोई भी हार जाते हो तो स्क्रीन पे दिख रही लकी बिट्स को ट्राई करिए, इससे आपके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू इस गेम को डाउनलोड करिए और पैसे कमाइए। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की फर्स्ट स्टोरी को, जो कि हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर ने, जो कि गुजरात में रहते हैं। आइए उनकी आगे की घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम हार्दिक शर्मा है। मैं गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। ये सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आज से लगभग 10 से 15 साल पहले की है। उस टाइम की जब मेरी दीदी की शादी को कुछ टाइम ही हुआ था और उसके बाद उन्हें उनका फर्स्ट बेबी हुआ था, यानी कि मेरा भांजा। मेरे भांजे का जन्म हुए अभी मुश्किल से कुछ ही महीने बीते होंगे और ये मेरे लिए भी पहली बार था जब मैंने किसी बच्चे के साथ इस तरह की होती हुई घटनाओं के बारे में सुना। शुरुआत हुई एक रात से। मेरी दीदी के घर पे पूरी फैमिली आराम से सोई हुई थी कि तभी एकदम से ही मेरा भांजा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। एकदम अचानक से ही वो रात में उठा और ऐसा करने लगा। अब बच्चे रात में अक्सर ऐसा ही करते हैं, इसीलिए 1 या 2 दिन तक तो उन लोगों को कोई हैरानी नहीं हुई। पर अजीब बात ये थी कि बेबी रात भर सोता ही रहता और बिल्कुल भी शांत नहीं होता था, जिस कारण से कई दिनों तक दीदी और जीजाजी ठीक से सो ही नहीं पा रहे थे। आमतौर पे देखा जाता है बच्चे तभी रोते हैं जब रात में उन्हें या तो भूख लगती है या फिर उन्हें कहीं दर्द महसूस होता है या फिर वो बीमार होते हैं। ज़्यादातर तो यही केस होता था। पर उन रातों में मेरा भांजा एकदम से ही उठता और अजीब तरीके से रोने लग जाता। मेरी बहन उसे दूध पिलाकर शांत करने की कोशिश करती, बट वो तब भी चुप नहीं होता और उसकी तबीयत को भी उन्होंने कई बार डॉक्टर को दिखाया, पर डॉक्टर ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और स्वस्थ है। जब उसके बाद उस दिन वो डॉक्टर के पास से आ गए तो मेरी बहन ने फिर से भांजे को सुलाने की कोशिश करी, बट जैसे ही वो सोया एकदम से ही उठा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए रोने लगा। मेरी दीदी भी कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए। वो बस उसे गले लगाकर चुप कराने की उसे कोशिश करने लगी। मेरी दीदी और जीजा जी अब इस बात से बेहद परेशान रहने लगे और ये चीज़ कंटिन्यूअसली 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलती रही, जिस कारण उस पूरे ही हफ्ते ये दोनों ही लोग ठीक से नहीं सो पाए थे और ना ही बेबी सो पा रहा था। जब उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, तब मेरी दीदी को ये बात लगने लगी कि ज़रूर हो ना हो
बच्चे को डर किसी और चीज़ से लग रहा है। वो ये बात जीजा जी को बताती हैं, पर जीजा जी कहते हैं पता नहीं, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी तुम सो जाओ क्योंकि बेबी आराम से लेटा हुआ है, मैं उस पर नज़र रखूँगा, क्योंकि तुम्हारा भी आराम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम भी ऐसे जागती रही तो जल्द ही तुम्हारी भी तबीयत खराब हो ही जाएगी और फिर परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब जब थोड़ी देर बीत गई और दीदी आराम कर ही रही थी और जीजा जी सोच रहे थे कि बेबी आराम से सो रहा है, तभी वो एकदम से उठा और ज़ोर से चिल्लाते हुए रोने लगा, और इस बार तो पहले से भी कहीं ज़्यादा तेज़। अब वो दोनों बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। बेबी लगातार तेज़ और तेज़ आवाज़ में रोए जा रहा था। इसी तरह से कुछ और रातें निकली और बेबी रात में बिल्कुल भी उन दोनों को सोने नहीं देता और पूरी रात बस रोता ही रहता। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि मेरा भांजा दोपहर में और सुबह के टाइम बिल्कुल खुश रहता। वो दिन में तो बिल्कुल ऐसे रहता जैसे कोई बात ही नहीं थी, और इस वजह से ही उन दोनों को और ज़्यादा शक हो गया कि बात कुछ ना कुछ और है। इसके बाद जब उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर उन्हें क्या करना है, तो मेरे जीजा जी ने ये बात मेरी मम्मी को बताई। इसके बाद मेरी मम्मी ने कहा तुम लोग बस रुक जाओ, मैं वहाँ पर आ रही हूँ और कुछ दिन के लिए मैं वहीं रहूँगी। मेरी मम्मी उसके बाद जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ पर पहुँच गई, क्योंकि वो भी अपने नाती से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और उनसे ज़्यादा बच्चों को ही समझ भी नहीं सकता था, क्योंकि उनके पास बच्चों को खिलाने का काफ़ी लंबा तजुर्बा था। जब वो घर पे आ गई और उसके बाद उन्होंने बेबी को सबसे पहले गोदी में लिया, तब उन्होंने देखते ही पूछा आखिर इसके चेहरे पर नाल निशान कैसे आए। तब मेरी दीदी ने भी नोटिस करा कि थोड़ी देर पहले तक तो बेबी के फेस पर कोई निशान नहीं था, बट जैसे ही उन्हें उनकी नानी की गोदी में दिया तभी एकदम से ही कुछ लाल निशान उसके फेस पर उभर आए। वो भी एकदम कंफ्यूज थी और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मेरी बहन को लगा कि शायद बेबी को रैशेज हुए हैं, इस कारण उन्होंने उसकी दवाई भी बेबी को लगा दी। पर असल बात तो ये थी कि वो भी सच में नहीं जानती थी कि एकदम से ऐसा कैसे हो गया। पर उसके बाद मेरी मम्मी थोड़ी देर तक चुप रही और उन्होंने एकदम से बोला ये कोई रैशेज नहीं है, इसको बच्चे ने काटा है। जब ये बात सभी ने सुनी तो वो दोनों ही एकदम से ही हैरान हो गए और मम्मी की ओर देखने लगे। दरअसल हमारे घर में सभी लोग शुरू से ही इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से विश्वास करते हैं और कोई भी ऐसा नहीं है हमारे घर में जो इन चीज़ों को नकारता हो, और वो लोग मानते हैं कि अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जो कि कई बार हमें परेशान भी करती हैं। इसके बाद मेरी मम्मी ने बताया काफ़ी समय से छोटे बच्चों की कुछ आत्माएं कई बार लोगों के घर में जाती हैं और उनके छोटे बच्चों को परेशान करती हैं बहुत ज़्यादा। बस उन्होंने इतना ही कहा और उसके बाद वो घर के कोने कोने सोफे और टेबल के नीचे जाकर देखने लगी। ये बात दीदी और जीजा जी को भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो ढूंढ क्या रही हैं। जीजा जी ने भी उनसे पूछा माँ जी आखिर आप ढूंढ क्या रहे हो, हमारे घर में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर बात क्या है। उसके बाद एक टेबल के नीचे मेरी मम्मी ने देखते हुए मेरे जीजा जी को बुलाया और कहा यहाँ देखो, वो छोटे बच्चे की आत्मा ना सिर्फ बच्चों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि धीरे धीरे घर का खाना भी ख़त्म करती है। जब जीजा जी ने नीचे देखा तो उन्होंने देखा कि टेबल के नीचे कई सारे रोटी के टुकड़े पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी ने खाया हो। पर उस घर में उन्हें कभी भी पहले चूहे या फिर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली थी जो कि ऐसा काम कर सकती हो। जब इन सभी लोगों ने ये सब देखा तो दीदी ने फ़ौरन मम्मी से पूछा कि इसका कुछ तो तरीका होगा अपने बच्चे को बचाने के लिए। मेरी माँ जी ने बताया कई साल पहले गांव देहात में ही बताते थे कि एक छोटे बच्चे की आत्मा होती है जो कि काफ़ी कम उम्र में मर गया होता है। यह आत्मा काफ़ी शरारती होती है और छोटे बच्चों के लिए एक भारी मुसीबत पैदा कर देती है। यह अपने आसपास उन घरों की तलाश करती है जिसमें छोटे बच्चे हो। इसके बाद वो उन घरों के पास जाकर इंतज़ार करती है उनके पास जाने का, और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये बच्चे के पास जाते हैं और बच्चों को तंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही ठीक एक रात हुआ। वो छोटे बच्चे की आत्मा हमारे कमरे में आई
और उसके बाद हमारे भांजे के पास गई और उसके बाद वो उसके हाथ पैर को अपने दांतों से काटने लगी। इसके बाद वो उसके फेस पर भी यही करने लगी, जिस कारण से बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता और रात रात भर रोता। और क्योंकि वो आत्मा छोटे बच्चे की होती, वो किसी और को नहीं दिखाई देती, बस छोटे बच्चों को ही दिखाई देती। और पूरे टाइम जब तक बेबी रोता रहता, उसको सामने वही आत्मा दिखाई देती रहती। इसके बाद दीदी ने पूछा कि क्या कोई तरीका नहीं है इसे दूर करने का। तो मम्मी ने बताया कि हाँ है। जब गांव में ये सारी घटनाएं शुरू हुई थी, इसके बाद कहीं से किसी ने बताया था कि अगर हम अपने घर के बाहर हल्दी के छापे मार दें अपने हाथों से, तो उसके बाद वो छोटे बच्चे की आत्माएं घर के बच्चों से दूर रहती हैं। इसके बाद जब दीदी ने ये बात सुनी तो उन्होंने ठीक ऐसा ही किया और उसके बाद वो लोग रात होने का वेट करने लगे। रात हुई पर इस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद दीदी हर हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद घर के किसी न किसी कोने पर अपने हाथों से हल्दी वाले छापे मार देती थी, जिसके बाद ऐसा फिर कभी नहीं हुआ। इसके बाद भी दीदी के आस पड़ोस में कई सारे फैमिलीज से ऐसी शिकायतें उन्हें सुनने को मिली जिसमें ऐसी ही घटनाएं होती, और वो सबको यही सलाह देती जो मेरी मम्मी ने उन्हें दी थी। इसके बाद मेरे भांजे के साथ कभी भी कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं हुई और अभी सब कुछ एकदम ठीक है। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं आज की अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी में बताई है हमारी एक सब्सक्राइबर नितेश ने। आइए आगे की घटना को उन्हीं के नज़रिए से जानते हैं। मेरा नाम नितेश है और ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची है और मेरे दोस्त के साथ घटी थी। ये घटना आज से लगभग 4 साल पहले की है, उस तरह की जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था। दरअसल मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, उसका नाम राहुल था। वो मेरी ही क्लास में था और मेरे घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं रहता था, इसीलिए हम ज़्यादातर वक्त अपना एक साथ ही बिताते थे। हम लोग अक्सर साथ खेला करते और स्कूल से भी साथ आया करते थे। पर एक दिन ये सब कुछ बदल गया। दरअसल कुछ दिन से मेरे दोस्त ने मेरे से बात करना बंद कर दिया था और राहुल अब घर भी अपने आप ही चला जाता था, मुझे बिना कुछ बताए और चुपचाप ही। मैंने उससे बात करने की कोशिश करी पर वो मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं देता था। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश करी इस बारे में, पर वो मेरे सामने एकदम खड़ा खड़ा चुप हो जाता और तब तक ऐसा ही रहता जब तक मैं उसके कंधे या फिर उसके ऊपर हाथ लगा के उसे होश में ना लाऊं। और उसे देखकर ऐसा लगता कि मानो वो एकदम से नींद से जागा हो और तभी वो मेरे से बोलता हाँ हाँ क्या हुआ। ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी और धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा तब बदली जब 2 दिन लगातार वो स्कूल नहीं आया। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। इसके बाद स्कूल में मैंने उसकी मम्मी को आते हुए देखा और मुझे पता चला कि वो स्कूल में उसकी लीव एप्लीकेशन देने आई थी और उनकी लीव एप्लीकेशन में लिखा था कि उसकी तबीयत ख़राब है। ये बात मुझे सर से पता लगी। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे अपने फ्रेंड की फ़िक्र होने लगी और उस दिन स्कूल के बाद मैं सीधा उसके अपार्टमेंट की ओर चला गया। जब मैं उसके अपार्टमेंट के डोर पे पहुंचा और मैंने वहाँ पर बेल को रिंग करा, तब उसकी मम्मी ने गेट खोला। वो काफ़ी ज़्यादा टेंस लग रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आंटी आखिर क्या बात है, उसके साथ क्या हो रहा है। तब आंटी ने बताया कि बेटा उसकी तबीयत पिछले कई दिनों से बेहद ख़राब चल रही है और हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इसी चीज़ को लेकर, पर समस्या का कोई भी हल नहीं हो पा रहा है। इसके बाद मैंने आंटी से पूछा कि क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। तो आंटी ने जब मुझे इजाज़त दे दी तो मैं अपने फ्रेंड के कमरे की ओर बढ़ा। इसके बाद जब मैंने उसका रूम खोला तो देखा कि वो बेड पर बैठा हुआ था। उसका फेस एकदम अजीब सा हो गया था, मानो वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया हो और उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा वाइट सा भी हो गया था। मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा ये। जब उसने देखा कि मैं वहाँ पर आया हूँ तो उसके चेहरे पर मानो एक पल के लिए तो थोड़ी बहुत चमक सी आई थी, बट उसके बाद भी उसका चेहरा पहले जैसा खुश नहीं लग रहा था और बेहद ज़्यादा उदास लग रहा था। मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा, भाई क्या हो गया तुझे, कम से कम मुझे तो बता देता, और तेरे साथ आखिर चल क्या रहा है, क्यों हो रहा है तेरे साथ ऐसा। इस पर उसने कहा कि पूछ मत भाई, पिछले कुछ दिन
मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरे रहे हैं। उसने बताया कि उसके साथ कई दिनों से एक बेहद अजीब घटना हो रही है, जिस कारण वो रात रात भर सो नहीं पाता है। जब उसने ऐसा कहा तो मैं भी सोचने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात होगी। उसके बाद मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया, कुछ दिन पहले की बात है, मैं स्कूल से घर आ रहा था और तब मुझे वो औरत दिखी और तभी से सब शुरू हो गया। मैंने पूछा, मतलब कौन औरत, आखिर हुआ क्या था? तो उसने बताया, वो औरत रोड के दूसरे साइड थी जब उसने उसकी ओर देखा। इसके बाद वो औरत और उसने 1-2 सेकंड के लिए एक दूसरे की ओर देखा था और उसके बाद वो औरत रोड को क्रॉस करने लगी। जब वो रोड को क्रॉस कर ही रही थी तभी पता नहीं किधर से एकदम से एक कार तेज़ी से आई और उस कार ने उस औरत को उड़ा दिया। जिस जगह पे ये घटना हुई वो जगह थोड़ी सी सुनसान टाइप की थी, मतलब वहाँ पर ज़्यादातर शॉप्स वगैरह रहती थी। बट किस्मत की बात तो ये थी कि उस दिन सैटरडे था और सैटरडे को उस जगह की सारी शॉप्स ऑफ रहती थी। मतलब कुल मिला के उस एक्सीडेंट को उसके अलावा वहाँ पर किसी ने भी नहीं देखा था। एक्सीडेंट जैसे ही हुआ इसके तुरंत बाद वो गाड़ी उस जगह से फ़ौरन निकल गई, जैसा कि अक्सर होता ही है। पर मेरे दोस्त ने तब तक उस गाड़ी की नंबर प्लेट से नंबर देख लिया था और उसे याद कर लिया था। इसके बाद वो भागकर उस औरत के पास पहुंचा और उसने देखा वो औरत बुरी तरीके से खून से लथपथ थी। उसके पैर आधे कट चुके थे और उसका पेट भी कई हिस्से तक फट चुका था, जिसमें से उसकी आंतें बाहर आई हुई दिख रही थी। उस औरत की ऐसी हालत देखकर मेरे दोस्त की भी हालत ख़राब हो गई। उसने उस औरत की मदद करने की सोची। उस औरत ने मेरे दोस्त से एक धीमी और कांपती हुई आवाज़ में कहा, बचा लो, प्लीज़ हेल्प मी। मेरे दोस्त ने फ़ौरन सोचा कि मैं अभी एम्बुलेंस बुला लेता हूँ और पुलिस वालों को भी, और उन्हें ये नंबर बता दूंगा। बट एकदम से ही उसे अपने आसपास की सिचुएशन का रियलाइज़ हुआ। उस जगह पे उसके अलावा और कोई नहीं था जिसने इस घटना को देखा था। उसने एक बार फिर से जब उस औरत की हालत देखी तो उसे ये बात साफ पता चल रही थी शायद कि वो औरत ज़िंदा नहीं बचने वाली थी। और उसके माइंड में थॉट आया कि अगर उस औरत को कुछ हो गया तो इस केस में सबसे पहले वही फंसेगा और उसी का नाम आएगा। सिचुएशन का उस पर कुछ इस तरीके का असर हुआ कि मेरा दोस्त उस जगह से भाग आया और वो सीधा अपने घर चला गया। घर आकर वो इस तरह बर्ताव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब वो घर पहुंच गया इसके बाद उसे एक्सीडेंट से रिलेटेड तो कोई बात नहीं सुनी, पर उसके बाद उसके साथ एक बेहद ही अजीब सी चीज़ होना शुरू हो गई। उसकी तबीयत एकदम से ख़राब रहने लगी और उसका बोलने चालने का तरीका एकदम बदल सा गया। उसके अम्मा पापा ने उससे पूछने की काफ़ी कोशिश करी पर वो किसी को कुछ नहीं बताता और अपनी ही दुनिया में मस्त रहने लगता। उसकी बॉडी धीरे धीरे सफ़ेद सी पड़ती जा रही थी और वो बिल्कुल अजीब होता जा रहा था। उसकी बॉडी कमज़ोर हो रही थी। स्कूल से जब वो घर आता इसके बाद वो अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता और खाना भी नहीं खाता। उसके इस बर्ताव से उसके अम्मा पापा बेहद परेशान रहने लगे। उसने बताया कि जब से उसने उस औरत को मरते हुए छोड़ा तब से उसके साथ अजीब सी चीज़ होने लगी। उसे हर वक्त लगता कि कोई उसे देख रहा है और ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती थी। हर बीतते दिन के साथ उसे ऐसा लगता कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा और कुछ बेहद ही भयानक। हमेशा उसे बुरे बुरे सपने आने लगते। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो जब भी सोता उसे बस बुरा सपना ही आता और फिर से उसकी आँख खुल जाती। इसका नतीजा ये रहा कि मेरे दोस्त ने रात में सोना बिल्कुल ही बंद कर दिया और इसी के बाद उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई और अभी उसकी वो हालत थी। रात में एकदम से ही उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी छाती को ज़ोर से दबा रहा हो। वो चीखने की कोशिश करता पर जब भी उसके साथ ये घटना होती उसका मुंह एकदम से बंद हो जाता, मानो किसी ने उसके मुंह पर हाथ लगा दिया हो या फिर उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया हो जिससे वो बोल ना सके। उसे हर चीज़ वो महसूस हो रही थी जिससे उसे पता लग पा रहा था कि जो भी चीज़ उसे हॉन्ट कर रही है वो और कोई नहीं उस औरत से ही जुड़ी हुई है या फिर वो औरत खुद ही है। उसने अपने सपने और इन सब चीज़ों के बारे में अपने पेरेंट्स से बताया बट उस एक्सीडेंट के बारे में नहीं। उसने अपने पापा को बताया कि शायद उसे लग रहा है कि उसे कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उस कारण वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहने लगा था। उसके पापा ने भी उसकी बात को सुना और उसके बाद कहा कि हम तुम्हें एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे और उनसे कंसल्ट करेंगे।
जिस रात उसने अपने पापा को ये सब बात बताई, उसके पापा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद थे और इसीलिए वो उस रात उसके कमरे में सोने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने देखा रात के करीब 12:30 बजे के आसपास मेरा दोस्त राहुल एकदम से ही उठा, मतलब उसकी आँख खुली और वो काफ़ी तेज़ से सांस लेने लगा, मानो कोई उसका गला दबा रहा हो। उसके पापा ये सब देख रहे थे और उसे उठाने की बेहद कोशिश कर रहे थे, पर मानो वो खुली आंखों से कहीं और ही किसी दूसरी दुनिया में था। उन्होंने उसे उठाने की बहुत कोशिश करी और आखिरकार जाकर वो उठा, और जैसे ही वो उठा उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे और वो रोते हुए अपने पापा के गले लग गया और बोला, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसके पापा ने उसे कहा, बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके अगले ही दिन उसके पापा एक साइकोलॉजिस्ट से मिले, जिससे कंसल्ट करने के बाद उस साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें सलाह दी कि आप अपने बेटे के रूम में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए और उसके बाद आप उसे रात के समय मॉनिटर करा कीजिए। जब डॉक्टर से एक कंसल्ट मिला उन्हें, तो उन्होंने ऐसा ही करा। उसके रूम में बेड के ठीक सामने एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवा दिया और रात के समय वो अपनी वाइफ के साथ बैठकर उस कैमरे को मॉनिटर करते। उसके पापा उसके बेड के पास कभी चाकू रखते, कभी कुछ और लोहे का सामान, कभी हनुमान चालीसा तो कभी कुछ, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे उसको राहत मिल पाती। और ये घटनाएं बढ़ती ही रहती और एक रात तो हद ही हो गई। आखिरकार उस रात उन्हें पता चला कि वो कौन सी चीज़ थी जो कि उनके बच्चे को तंग कर रही थी, और उन्होंने सिर्फ उसे जाना नहीं बल्कि उसे अपनी आंखों से देखा। उस रात उन्हें सीसीटीवी के फुटेज में अपने बेटे की छाती के ऊपर एक सफ़ेद सा साया आता हुआ दिखाई दिया, और यहाँ तक कि उस साए का एक चेहरा भी दिख रहा था, लेकिन वो उसके आर पार देख पा रहे थे। उन्होंने देखा कि वो औरत उनके बेटे की छाती के ऊपर बैठी हुई थी और उसका गला दबाने की कोशिश कर रही थी। उसकी मम्मी फ़ौरन वहाँ से उठी और चिल्लाते हुए अपने बेटे के कमरे के पास गई, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर गई, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसके पापा भी उसी जगह पर आए और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को नींद से जगाया। जब वो जागा तो उसे इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। उसने पूछा कि आखिर क्या बात है, और उसके पापा ने उसे तब कुछ नहीं बताया, ये सोच के कि वो और ज़्यादा डर जाएगा। पर अगले दिन उन्हें ऐसा लगा कि उसे ये पता होना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने उस सीसीटीवी की फुटेज को उसके सामने प्ले करा, और उस सफ़ेद सी धुंध में जो फेस उस औरत का दिख रहा था, उसे देखकर राहुल के होश उड़ गए। उसके पापा भी ये देखकर समझ गए कि कुछ तो बात थी, और उन्होंने पूछा कि क्या तुम इसे पहले से जानते हो। इसके बाद राहुल से ये सब चीज़ें और ज़्यादा छुपाई नहीं गई, और उसके बाद उसने बता दिया कि उस औरत का उसके सामने ही एक्सीडेंट हुआ था, पर उसने उसकी मदद नहीं करी और वो उसे मरता हुआ वहाँ पर छोड़कर अपने घर आ गया। जब उसके पेरेंट्स ने ये बात सुनी तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले पुलिस में जाकर ये बात बता देनी चाहिए। जब वो वहाँ पर गए तो उन्हें पता चला कि उस औरत की डेथ हो गई थी, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा खून बह गया था। इसके बाद राहुल घर आ गया और अब फिर से सोचने लगा इसी बारे में। रात में वो ये सब सोच ही रहा था, और उसके बाद उसने एकदम से डिसाइड करा और फिर से वो पुलिस स्टेशन गया, और वहाँ पर जाकर उसने उस गाड़ी का नंबर बता दिया जो कि उसे अब तक याद था, जो कि उस औरत का एक्सीडेंट करके भाग गई थी। अच्छी बात तो ये रही कि कुछ ही दिनों में पुलिस ने इस एक्सीडेंट के आरोपी को पकड़ लिया और उसे सज़ा दी गई, और इसके बाद एकदम से ही मेरे दोस्त की तबीयत में भी सुधार होने लगा, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कई बार हमारे सामने ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिनमें लोग हमारी आंखों के आगे घायल दिखते हैं हमें, पर हम उनकी हेल्प नहीं करते। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जैसे भी हो सके उनकी हेल्प किया कीजिए, क्योंकि वो भी किसी के भाई बहन, किसी के फैमिली मेम्बर होते हैं। इस चीज़ का एक काफ़ी ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस मेरी खुद की फैमिली के साथ हुआ है, जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, पर आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और मेरी इस रिक्वेस्ट को मानोगे भी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ। कुछ महीने से मैं और मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा तंग थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम काफ़ी टाइम से एक होटल रूम में रह रहे थे, जिस कारण हम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस से हो गए थे। और आखिरकार जब हमें एक घर मिला, तो उसके बाद जब हम उस जगह पर गए तो एक्चुअली वो एक अपार्टमेंट था जिसका कंस्ट्रक्शन का काम अभी बाकी था। हमने उस जगह की पेमेंट को फाइनल करा, और उसके बाद मैं और मेरी वाइफ वापस से अपने काम में लग गए।
अगला पूरा हफ्ता हमने इसी सब में निकाल दिया, बट अब हमें थोड़े आराम की ज़रूरत थी। मेरी वाइफ की एक फ्रेंड थी जिसका नाम बबुश्का था। उसने हमें कहा कुछ दिनों के लिए तुम मेरे गांव घूमने के लिए आ सकते हो, वहाँ तुम्हें देखने के लिए काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाएगा। हमने भी कहा कि हाँ, हमें एक ब्रेक तो चाहिए ही। यही सोचकर हम उसके साथ उसके विलेज के लिए निकल गए। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी और बर्फ़ पड़ना चालू हो गई थी। लगभग 1.5 घंटे ट्रेन में सफ़र करने के बाद हम रोड पर टैक्सी से निकल पड़े। इसके बाद हम चारों ओर अपने देख रहे थे तो बस रोड के अलावा हर तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ दिख रहे थे जिन पर धीरे धीरे बर्फ़ लदी जा रही थी। टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री पर आ गया था और रात के समय तो इतना गिर जाता कि बर्फ़ ही जम जाती। अब क्योंकि हम लोग घूमने के लिए गए थे तो बबुश्का के गांव पहुंचने के बाद हम उसके आसपास के एरिया को घूमने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। उसके आसपास के एरिया में जंगल काफ़ी ज़्यादा थे जहाँ पर बर्फ़ की वजह से नज़ारा बेहद ही खूबसूरत लग रहा था, मानो हम कोई फेरी टेल देख रहे हों। पर यहाँ पर आने का हमारा असल रीज़न तो ये था ही नहीं। हमारा मेन रीज़न था डेड विलेज। जी हाँ, मुर्दों का गांव। उसके बारे में हमने बहुत सुना था। दरअसल बबुश्का जिस गांव में रहती थी उसके साथ में ही एक और गांव था जो कि काफ़ी टाइम पहले एक बड़ा सा गांव हुआ करता था। उसके बाद साल 1930 के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उस गांव के उस हिस्से को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया और वो बिल्कुल सुनसान रह गया और उस जगह को सभी लोग हॉन्टेड मानने लगे। ये चीज़ सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगती है और यही कारण था कि हम लोग वहाँ पर गए भी थे। यहाँ तक कि तो अब उस जगह कोई असली नाम भी नहीं बचा था क्योंकि पहले वाले गांव का नाम बदल दिया गया था और उस मुर्दों के गांव का नाम किसी को मालूम ही नहीं था और सब लोग उसे बस द डेड विलेज कहकर ही पुकारते थे। कुछ लोगों की माने तो लोग कहते हैं कि वहाँ पर इन्फ्लुएंजा बीमारी फैल गई थी और ये एक महामारी का रूप ले गई थी, इस कारण उस हिस्से को खाली करना पड़ गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि उस हिस्से में पता नहीं कैसे एक अजीब ढंग की बाढ़ या फिर पता नहीं क्या हुआ था जिस कारण ये जगह खाली करनी पड़ी। पर मेरा बस एक ही सवाल है, क्या बाढ़ बस गांव के एक ही हिस्से में आती या फिर इन्फ्लुएंजा बस एक ही हिस्से में फैला था? हमने बबुश्का से इसके बारे में पूछा भी पर उसने इस बात का कोई खास जवाब नहीं दिया। उसने बोला, ये मुर्दों का गाँव है, अगर तुम्हें पता होता तो क्या ये जिंदा लोगों का गांव हो जाता। अब उस दूसरे वाले हिस्से तक कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं जाती थी, बस घोड़े ही जाते थे और यही कारण था कि बबुश्का से जानकारी लेकर हम लोग एक घोड़े के ज़रिए उस गांव की ओर निकल गए, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया की तरफ। अच्छी खासी दूरी चलने के बाद हम एक गार्ड पोस्ट के पास पहुंचे जहां पर कुछ रशियन सोल्जर्स पहले से तैनात थे। इसके बाद जब हम उस गांव के पर्टिकुलर एरिया के अंदर पहुंचने लगे तो वहाँ का हालत देखकर हम भी हैरान रहने लगे। तकरीबन 90 साल से सुनसान थी वो जगह और उसकी हालत तो ऐसी हो गई थी कि बस पूछिए ही मत। लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पे पहले कोई बसावट रही होगी। वो गांव खुद ही एक भूत लग रहा था। उस जगह पे लगभग सारी बिल्डिंग्स बिल्कुल टूटी फूटी और बुरी हालत में थी और तब हमारी नज़र गई एक साइड में बिल्कुल किनारे पर मौजूद एक घर की ओर जो कि लकड़ी का स्ट्रक्चर से बना हुआ था। उस घर की हालत में बाकी घरों से काफ़ी ज़्यादा अलग लगी। बाकी के पूरे एरिया में मानो घास फूस और पेड़ ने अपना कब्जा जमा लिया था, पर उस जगह पर एकदम ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर किसी ने उस जगह को बिल्कुल मेंटेन करके रखा गया हो अलग से। जब हम उस घर के सामने की ओर गए तो हम सोचने लगे कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन इसके बाद मेरी पत्नी ने कहा चलो ना चल के देखते हैं। इसके बाद उसने एक छोटी सी फेंस वहाँ की पार करी और अंदर की ओर बढ़ने लगी। वो मेरे आगे आगे बढ़ रही थी, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कि तभी मेरी नज़र एक और चीज़ पर पड़ी और वो थे उस घर के फ्रंट दरवाजे पर मौजूद कुछ गोलियों के निशान। मैं उन निशानों को देखने लगा। इसके बाद एकदम से ही मुझे अपनी पत्नी की आवाज़ आई जो कि बार बार मेरा नाम ले रही थी। आखिरकार मैंने सुना और मैं उसके पास गया। वो उस जगह पे बिल्कुल चुप होकर खड़ी हो गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जम सी गई हो। यहाँ तक कि ये देखिए उसका एक पैर हवा में ही था और वो बस सामने देख रही थी। उसकी आंखें एक अंधेरे कोने की ओर देख रही थी और उसने फिर मेरे से बोला, तुमने देखा? मैंने पूछा क्या हुआ, क्या देखा? मैंने सामने की ओर देखते हुए बोला,
जहाँ मुझे बस अंधेरा दिख रहा था। वहाँ पे कोई खड़ा है जो कि हमें देख रहा है। उसने अपना हाथ हल्का सा हिलाते हुए मुझसे कहा। मैं अपनी वाइफ के थोड़ा सा करीब गया और बिल्कुल उस पोजीशन पे आया जहाँ पर वो खड़ी थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिख पा रहा था। मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया और तब मुझे वो चीज़ दिखी, शायद वही जिसके बारे में वो बोल रही थी। मुझे बस एक शेप दिख पा रही थी, लेकिन उसका साइज़ या फिर ऐसा नहीं पता लग पा रहा था कि वो इंसान ही था या फिर कुछ नहीं, या फिर क्या। बस समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या था। ऐसा लग रहा था कि वो बस काला सा ग्रे कलर का धुआं सा हो जो कि हॉलवे की ओर खड़ा था। ऐसा साफ पता लग रहा था कि वो हमारी ओर ही देख रहा है। वो खड़ा हुआ था या फिर शायद हवा में तैर रहा था, आप इसे कुछ भी कहो। मैं समझ गया ये कुछ ना कुछ बहुत भयानक था। मैंने ऐसी चीज़ कभी भी पहले नहीं देखी थी। मेरा दिमाग सोचने लगा कि आखिर ये क्या हो सकता है। मेरी पत्नी जो कि मेरे पीछे खड़ी थी, अब उसने एकदम से बोला, कौन है वहाँ पर? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मैं तो उस जगह पर बिल्कुल चुप सा ही खड़ा हो गया था, पर जब मुझे उसकी आवाज़ आई मैंने अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाए। मैं समझ गया था वो कुछ भयानक था। मैंने बस उससे इतना कहा, हमें अब जाना चाहिए। उसने भी हाँ कहा और उसने बस अपना कैमरा निकाल के उस जगह की एक फ़ोटो ले ली। उसके कैमरा से एक तेज़ फ्लैश आई और उसने फ़ोटो खींच ली। जब कैमरा की तेज़ फ्लैश जली, इसके बाद जब फिर से अंधेरा हुआ और मैं देखने की कोशिश करने लगा, तो मैंने पाया वहाँ पर अब वो आकृति या फिर जो कुछ भी था वहाँ मौजूद नहीं था। वापस आते समय हम इस बारे में सोचे जा रहे थे और जब हम वापस घर आ गए तो हमने भविष्य को इसके बारे में बताया। उसने हमारी बात पर ज़्यादा ध्यान तब भी नहीं दिया और उसने बस हमसे एक ही बात कही, बिन बुलाए मेहमान भूतों को भी नहीं पसंद। उसकी ये बात सुनकर हमारे होश उड़े रह गए। अब मैं आपको स्क्रीन पर वो फ़ोटो दिखाता हूँ जो कि इस कपल ने उस जगह पर क्लिक करी थी। यही है वो फ़ोटो। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरीज़। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक प्लीज़ ज़रूर करिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।